नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ़ विधायक हैं संजय पाठक जी, जो कि कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा से विधायक भी हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। पहले कांग्रेस में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ़, सबसे अमीर विधायक हैं। उनके एक बहुत पुराने मित्र हैं संदीप वाजपेयी जी, लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, उनके राजदार कहलाते हैं। बहुत गहरी मित्रता रही है इन दोनों की, और ये माना जाता है कि संजय पाठक जो सोचते हैं वो पहले वाजपेयी जी के दिमाग में आ जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि उनका यह राजदार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गया है, और ना केवल कांग्रेस में आ गया है बल्कि आज भोपाल में उन्होंने संजय पाठक के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का नाकेला आवेदन दिया। वरना आज कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी भोपाल में वे मुलाकात कर रहे हैं, वे हमारी पकड़ में आए। आज हमने उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर संजय पाठक का राजदार उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ टिकट क्यों मांग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पप्पू भैया, आपको पप्पू भाई के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो इतने पक्के दोस्त हैं, और दोस्ती में ये अचानक आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आप टिकट मांग रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और मेरे से चर्चा करी, और मैंने आपके साथ बैठ के अभी इंटरव्यू पे आपने बुलाया मेरे को। और इस बात में आपने जो सवाल किया अब उस पे आते हैं कि आपने बोला कि आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से जब मुलाकात किया था तो मैंने उनसे इस बीच में मेरे साथ जो घटित हुआ था 2-3-4 सालों में, उनको मैंने विस्तृत रूप से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मैंने जब जानकारी दी तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले यही बोला कि तुम पार्टी ज्वाइन करो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है साहब, जैसा आपका निर्देश होगा उसका शब्दशः पालन करूंगा, और मेरे को कुछ समय चाहिए। मैंने थोड़े समय बाद उनसे मुलाकात करी, उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी को बोला, और मेरे कुछ जो और कांग्रेस के मित्र भाई हैं सबसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने सबने मेरे को सहयोग किया। आदरणीय कमलनाथ जी के पास जब मैं मिलने गया तो उन्होंने बोला ठीक है, और उसके बाद मैंने 11 जुलाई को पार्टी ज्वाइन करी। उस दिन भी मेरे को पत्रकार भाइयों ने मेरे से जब चर्चा की कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या, संजय पाठक जी के खिलाफ, मैंने कहा चुनाव लड़ने के लिए मैं कोई बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी है मैंने, परंतु कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो मुझे निर्देश देंगे उसका शब्दशः निर्वहन करूंगा। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है और इस लायक मुझे समझती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आज तो आप भोपाल में हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपने टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, ऐसी सूचना है हमारे पास, यानी आपने अब वहाँ ताल ठोक दी है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल दावेदारी की है, उनके निर्देश पे की है, और यदि पार्टी मुझे इस लायक समझेगी और टिकट देगी तो पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ूंगा। आप पप्पू भाई, आपको ये माना जाता है कि आप कटनी में संजय पाठक के राजदार हैं, उनके सारे हथकंडे, सारे राज, सारी ऐसी चीज़ें जो केवल बहुत नज़दीकी व्यक्ति को पता रहता है, वो आपको, शायद उनकी पत्नी को जो नहीं पता है वो आपको पता है। अचानक ये क्या हो गया कि अपने ही दोस्त के खिलाफ आप ताल ठोक रहे हैं। देखिए, रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, बहुत अंदर तक हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर राजदार शब्द ठीक है, बोलने में बड़ा आसान लगता है। हाँ, मुझे बहुत सी चीज़ें की जानकारी है, मगर वो राज ही रहेगा, इस बात में कोई दो मत नहीं है। मतलब यदि आप संजय पाठक के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं तब भी संजय पाठक की जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं वो आपके दिल में ही दफन रहेंगी। नहीं, अच्छाई और बुराई की जो बातें आप कर रहे हैं वो दफन रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु चुनाव की एक मर्यादा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। चुनाव मर्यादित रहेगा तो बिल्कुल हर चीज़ में मर्यादा रहती है और उसका पालन किया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि पहल दोनों तरफ से हो, वो राजदार रहेंगे तो वो ऐसा रहेगा, और यदि वहाँ से कोई हमला हुआ तो फिर हमला यहाँ से भी होगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ा जाएगा, और सारी चीज़ें राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी संजय जी से दोस्ती है, या दोस्ती भी आप मतलब पुराने ज़माने की बात हो गई? नहीं साहब, पुराने ज़माने की बात हो गई, इसमें कोई दो मत नहीं है। बड़े लंबा कार्यकाल उनके साथ रहा, बहुत लंबा समय और बड़ा अच्छा समय गुजारा है, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का। परंतु जब से अलग हुआ तब से मेरी किसी प्रकार की कोई दोस्ती नहीं है, ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात भी नहीं है, ये भी बताना चाहूँगा। चुनाव लड़ रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अब मैंने चूँकि कांग्रेस ज्वाइन करी है, मेरे पुराने संपर्क भी कांग्रेस में थे, मुझे कांग्रेस से कुछ आशा दिख रही है भविष्य में, तो मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा बिल्कुल।
लेकिन पप्पू भाई, आप जानते हैं कि किस व्यक्ति से टकराने की आप कहना चाहिए कोशिश कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश का सबसे धनाढ़ व्यक्ति, जिसकी विजय राघवगढ़ में जड़ें बहुत गहरी हैं, पिताजी उनके वहाँ रहे हैं, उन्होंने कटनी को ना बना के विजय राघवगढ़ को अपना परिवार बना रखा है। उनका दावा है कि यदि वो फॉर्म भर के भी चले जाएंगे तो वहाँ कोई उन्हें हराना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकता है। ऐसे में आप उनके खिलाफ दावेदारी कर रहे हैं। आपने उनके पिताजी की चर्चा करी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं उनको चाचा कह के संबोधित करता था और जीवन पर्यंत वो मेरे पिता तुल्य थे। मैं उनका सम्मान करूँगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु यदि चुनाव लड़ूंगा तो आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि चुनाव में कोई कमजोरी है या चुनाव में कोई ऐसा है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं तो उनसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी देखिएगा, यदि पार्टी समझती है कि मुझे चुनाव में उतारा जाए तो चुनाव अच्छा होगा, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। पप्पू भाई, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जनमत और एक होता है धनमत। उनके साथ में दोनों हैं, धनमत भी है, जनमत भी है। आपके साथ क्या है? ये तो वक्त बताएगा कि हमारे साथ क्या है। चुनाव तो वहाँ पे धनबल और जनबल का होगा, ये भी आपको बता देते हैं। धनबल तो देखिए सब दिखता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास धन नहीं होता वो चुनाव नहीं लड़ता या विधायक चुनाव नहीं जीतते हैं बिना धनबल के। कितने उदाहरण हैं आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी रियासतें मिट गईं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार गए, अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। तो कि चुनाव कोई जीतना या हारना राजनीतिक पैमाना नहीं होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि उन्होंने तो चुनाव पहले ही जनमत संग्रह करा लिया, 75% वोट उनको मिले हैं, और उस व्यक्ति से आप टकराने की हिम्मत कर रहे हैं जो चुनाव से पहले ही 75% वोट जेब में रख के बैठा है। कैसा जनमत संग्रह और कौन से 75% वोट? आप बताइए ना। आप शायद मेरी जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप भी शायद उस जनमत संग्रह के हम जनगणना वाले दिन पहुंचे थे। जनगणना वाले दिन आप पहुंचे थे, मुझे इस बात की जानकारी है। खुदा ही लिखे खुदा बाचे, ये कैसा जनमत है? हाँ, इसमें कुछ लोगों का, भाई वो धनाढ़ व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ लोगों को आर्थिक फ़ायदा हुआ होगा, बहुत सारी डब्बे बिक गए, बहुत सारे ताले बिक गए, बहुत लोगों को हफ्ते 10 दिन के लिए काम मिल गया। और खुदा ही लिखे खुदा बाँचे, खुदा ही काजी खुदा ही मुल्ला, ये ऐसा किया क्यों? पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हजारों विधायक हैं, आखिर संजय पाठक जी को जरूरत क्यों पड़ी ये जनमत संग्रह की? ये तो वही बता सकते कि उनको जनमत संग्रह की जरूरत। आप भी कटनी के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप संजय पाठक की नस नस से पहचानते हो, इसलिए संजय पाठक क्या सोच रहे हैं वो आप पहले से भान कर लेते हो। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? ये मैं समझ रहा हूँ कि जरूरत क्यों पड़ी, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको बताना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, ये भी राज है। बहुत सारी चीज़ें हर पब्लिक डोमेन में बताना नहीं चाहिए। परसेप्शन एक चीज़ होती है, मगर वो हर जगह राजनीति में फिट नहीं बैठती है। चलिए, आप राजनीतिक रूप से आप उनके विरोधी तो हो ही गए, राजनीतिक बेशक व्यक्तिगत नहीं है। इस समय संजय पाठक जी राजनीतिक रूप से कहाँ खड़े हैं? विजय राघवगढ़ की जो मतदाता हैं, जो जनता है, उनके बीच में उनकी क्या छवि है? ये एक बेशक नेता के रूप में, एक मित्र के रूप में तो बता ही सकते हैं, कहाँ उनसे भूल हुई और कहाँ उनसे बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने अभी तक पकड़ के बना के रखी है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला था जिस दिन, जैसा आप बता रहे हैं कि काउंटिंग में आप गए थे, मेरे साथ बहुत लोग घूमते हैं, कुछ गद्दार हैं, 8-10 गद्दार यहीं बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो काफ़ी लोग थे। अब वो 8-10, वो पूरे लोग सोच रहे होंगे कि 8-10 कौन है? सब अपने ऊपर ऐसे, आप किसी के सामने उंगली करेंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी आएगी, एक उंगली सामने वाले की उठती है तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें तिल तिल करके पहाड़ बनता है। ये तो राजनीति कब किस करवट बैठ जाए इसका कोई भरोसा तो रहता नहीं है। भाई ये उनका सोचना, उनने जनमत संग्रह क्यों कराया या उन्हें कराने की जरूरत क्यों पड़ी, किसी के दिमाग की बात को तो पढ़ा नहीं जा सकता। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उनने क्यों कराया होगा, एक माहौल बनाने के लिए कराया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है वो चीज़। लेकिन एक बात तो है, वो वहाँ जिस तरह का एक माहौल है, और खासकर हम भोपाल में बैठ के जो महसूस करते हैं कि संजय पाठक एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़े तीर्थ की रचना की है। देश के तमाम बड़े बड़े जो शंकराचार्य, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे में संजय पाठक के सामने खड़े होने में कहीं ना कहीं आदमी झिझकता तो है।
अच्छा बताइए, एक अच्छी सोच लेके हरिहर तीर्थ लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना? क्या अभी तक किसी न्यास का गठन हुआ है? आप तो पत्रकार हैं, पता करिए। तो न्यास बनाने की जरूरत क्या है? यदि मैं अपने पैसे से बना रहा हूँ, यदि न्यास तब बनाएंगे जब हम पब्लिक का पैसा लेंगे। यदि वो व्यक्तिगत पैसे से बना रहे हैं तो न्यास की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? जमीन का आवंटन सरकार की तरफ से हुआ है ऐसा कहा जाता है, पर मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो पहले इसकी जानकारी हो। यदि उनकी खुद की ज़मीन है, खुद के पैसे से कोई मंदिर या तीर्थ बना रहे हैं और फिर उसके बाद वो ट्रस्ट बनाए ना बनाए, ये उनकी इच्छा पे निर्भर है। वो तो अपने पैसे से बना रहे हैं ना वो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, वहाँ पे खुद की ज़मीन नहीं है, या तो वहाँ शासकीय ज़मीन है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पहाड़ है, जो पहाड़ है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यदि सरकार ने वो ज़मीन आवंटित की है और संजय पाठक के नाम कर दी है, जैसा आप बता रहे हैं ट्रस्ट नहीं है और संजय के पाठक के नाम है और संजय पाठक उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए मैं साधन मुहैया कराता हूँ, सारी चीज़ मुहैया कराता हूँ, आप जानकारी निकालिए कि ज़मीन आवंटित हुई है कि नहीं हुई है। सामुदायिक भवन, पानी की टंकी और साधन की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम पत्रकारिता करते हैं, हम अपने साधन से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उस बात जो मैंने आपको बोला मैंने अपने शब्द वापस लिए। पानी की टंकी, सामुदायिक भवन के लिए कुछ हेक्टर ज़मीन वहाँ पे आवंटित की गई, और निर्माण काहे का करा रहे हैं आप? तीर्थ का। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, निर्माण आप तीर्थ का करा रहे हैं। मैं इसमें कोई दो मत नहीं मानता हूं, वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, कि धनी है, बहुत बड़े आदमी हैं वो, पर कई बार हम इंसान हैं, बड़ा आदमी हो छोटा इंसान हो, गलती इंसान से ही होती है। आप पब्लिक परसेप्शन आपके उसका क्या जा रहा है, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत साल से उनका राजनीतिक परिवार है वो, और सम्मानी परिवार है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु लोग तो होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग होते हैं, कुछ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत बड़े तबके में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी लोकप्रियता चरम पर है, ऐसा भी नहीं है। पप्पू भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट गया, मैंने आपसे पूछा भी था, शायद आप गौर नहीं कर पाए। इस समय संजय पाठक जी विजय राघवगढ़ की राजनीति में कहाँ खड़े हैं? आपको क्या लगता है कि जो पकड़ एक होना चाहिए है या जमीन निकल चुकी है? आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, कई धनाढ्य विधायक हैं, कई कुछ कम हैं, कई बहुत ज़्यादा हैं, कई सामान्य विधायक हैं, कई कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर विधायक हैं। 230 विधायकों में एक ही विधायक को जनमत संग्रह कराने का कारण क्या था, आप बताइए मेरे को। तो हम आपसे पूछ रहे हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सवाल में ही जवाब है कि ऐसा क्या कारण था। अब भाई ठीक है, आपके पास पैसा बहुत है, आप अपने पैसे का उपयोग करके किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट कराते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट कर सकते हैं और कराते हैं आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जनमत संग्रह, अरे ऐसी कौन सी जनमत संग्रह की जल्दबाजी थी ये बताइए ना। 4 महीने बाद तो चुनाव था। ये तो वही वाली कहावत हो गई, अपन कटिंग कराने जाते हैं और कहते हैं नाव बाल कितने हैं, बोले भैया 2 मिनट रुकिए काटे देते हैं, सामने आ जा रहे हैं। तो 4 महीने बाद तो चुनाव है ही है। पप्पू भैया, एक और बड़ा प्रश्न है, हो सकता है मेरे प्रश्न आपको अच्छा ना लगे, लेकिन 4 दिन पहले आप कांग्रेस में आए और आते ही आपने दावेदारी ठोक दी। आखिर आप में ऐसा है क्या जो कांग्रेस आपको टिकट दे? देखिए, दावेदारी ठोकना एक अलग विषय होता है। 4 दिन के 4 घंटे पहले आया। आप में ऐसा क्या है? मतलब बहुत सीधा सीधा है, आप यदि कोई भी चीज़ की दावेदारी करने जाएंगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा मैं इस योग्य हूँ। तो आप वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस आधार पर कांग्रेस की टिकट मांगी है? हर चीज़ का एक फोरम होता है, जहाँ मेरे पास ये है कि मैं इसलिए कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ विजयराघवगढ़ विधानसभा से। मैंने उनके सामने बात रखी कि मैं इसलिए, मेरा ये आधार है और मेरे पास ये मजबूती है, अगर आप मुझे देते हैं तो मैं अच्छे परिणाम दूंगा। मैंने रखी है वहाँ पे ये बात, और ऐसा नहीं है हमारे नेताओं को जहाँ हमने ये बात रखी है कहीं ना कहीं उनने उसको गंभीरता से लिया है। एक चर्चा और है कि आप उनकी ज़मीन खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज्वाइन करने आए थे तो उनके तमाम सारे लोगों को आप साथ ले आए थे भोपाल, तमाम वाहनों में बिठा बिठा के, शायद वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी आपके साथ आए थे। ज़मीन किसी की खिसकाई नहीं जाती, अपने आप खिसकती है। कर्मों से खिसकती है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। ज़मीन, मैं कह रहा हूँ हर कर्म, मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मेरी ज़मीन मेरे पैरों के नीचे रहेगी, और मेरे कर्म यदि कहीं भी गलती मुझसे होगी, मेरी गलती, आप उसको कर्म कहें या गलती कहें, वो बात तो एक ही है कि मेरे कर्मों से ही मेरी ज़मीन खिसकती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, परंतु आप जैसे कह रहे हैं कि ज़मीन खिसकती है, तो ज़मीन स्वयं, मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरी ज़मीन खिसकेगी। अच्छा, कौन कौन आए थे आपके साथ में ज्वाइनिंग करते समय? जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो आपके साथ वहाँ के महत्वपूर्ण कौन कौन व्यक्ति थे?
नहीं, कुछ सरपंच भी आए थे, कुछ जनपद सदस्य भी आए थे मेरे साथ, और 90% लोग जो मेरे साथ आए थे वो जरावगढ़ विधानसभा के थे। कुछ नहीं आए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया हम आपके साथ हैं मगर आचार संहिता लगने दीजिए, हम आपके साथ हैं आचार संहिता लगने दीजिए। मेरे से लोग व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं क्योंकि डरते हैं कि कहीं कोई कॉल ट्रेस ना हो जाए, और ऐसा हो रहा है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। भय बिन प्रीत न होए गोसाई, वो कहावत बहुत पुरानी है, पर हर चीज़ का भी एक समय होता। कुछ दिन में आचार संहिता लगेगी, और बहुत से शुभचिंतक सबके रहते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मैं बहुत ऐसा कोई मेरे अंदर कीन काप के पर लगे हैं कि मैं बिजरावगढ़ से दावेदारी कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे हाथ में क्या है, उचित जगह पे मैंने वो चीज़ रखी कि मेरे हाथ पे ये है, इसलिए मुझे टिकट दी जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है टिकट आपको मिल भी जाए, हो सकता है आपको टिकट ना भी मिले। यदि मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर आपकी इस चुनाव में भूमिका क्या रहेगी? उसी ताकत से मिलती है, उसी ताकत से क्या संजय को हराने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, और 11 जुलाई को जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उस दिन भी यही चीज़ बोली थी कि जो निर्देश मेरे को मिलेगा मैं वही काम करूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उस दिन मेरे से पूछा कि आप चुनाव लड़ने आए हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल लड़ने नहीं आया, मगर मुझे जो निर्देश प्राप्त होगा उसका मैं बिल्कुल निर्वहन करूंगा उस चीज़ का। आज भी वही चीज़ पूछ रहा हूँ। मतलब विजय राघवगढ़ में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए प्रयास करेंगे या केवल टिकट तक सीमित है? नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे। अभी आपको शायद ये चीज़ आपने देखी होगी, कटनी जिले में 4 विधानसभा हैं, बड़वारा, बहरीबंद, बिजरावगढ़ और मुड़वारा। जनाक्रोश यात्रा आई थी और बड़ी तादाद में निकलकर कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनमानस उमड़ा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक चर्चाओं का विषय मतलब बनी हुई है बिजरावगढ़ में कि बहुत साल बाद कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह देखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संदीप वाजपेयी जी, जो संजय पाठक जी, जो मध्य प्रदेश नहीं शायद देश के सबसे धनाढ़ विधायक रहे होंगे, उनके राजदार रहे हैं, मित्र रहे हैं, और कहना चाहिए 20-25 साल से ये लोग मित्रों की तरह साथ रहे हैं। अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और ना केवल दामन थामा है बल्कि ये कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे हैं, और टिकट भी अपने मित्र के खिलाफ, जो पहले मित्र रहा है। हालांकि अब ये कह रहे हैं कि मित्र बीते जमाने की बात है। फिलहाल संजय पाठक के खिलाफ शब्द और बोलना चाहूँगा जी, बताइए। आपको रोक के सिर्फ इतना ही बोलूँगा, राज राज रहे तो बहुत अच्छा रहता है। राजदार शब्द मेरे को बार बार बोला जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर राज राज रहे तो सबसे अच्छा काम रहता है। मेरा आपसे एक चीज़ है, ये आप सलाह दे रहे हो या संजय जी को आप एक संदेश भेज रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आपसे मीडिया के माध्यम से बात कर रहा हूं, तो मेरे भेजने ना भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। हजारों आदमी आपका आप अपने पुराने मित्र को कहीं संदेश तो नहीं भेज रहे कि राज राजी रहे? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो ये चलिए, तो संदीप जी का कहना है कि मित्रता लंबे समय रही है, जो राज है उन्हें राज रहने दिया जाए, और अब राजनीति के जो अखाड़ा है उसमें दोनों मित्र आमने सामने तो खड़े हो गए हैं। टिकट मिला ना मिले, पर संदीप जी का साफ कहना है कि इस बार विजय राघवगढ़ में वो कांग्रेस का झंडा फहराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।